बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबकी? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खूब मज़े में होंगे और एंजॉय भी कर रहे होंगे। और जनाब, मौसम का हाल बताने वाली बाजी आ गई हैं और आपको बताने की मेरा ख़्याल है कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। आप लोग देख ही सकते हैं कि हमारे पास मौसम के हालात व वाक़यात क्या हैं। काफ़ी से ज़्यादा सर्दी पड़ रही है और जनवरी फ़रवरी ऐसा ही होता है। नवंबर दिसंबर तो बस ट्रेलर होते हैं। आपको लगता है कि ओहो बर्फ़ पड़ रही है, बर्फ़ पड़ी है, पर असल तूफ़ान तो इन्हीं 2 महीनों में आता है। तो ज़ाहिर है सर्दी बढ़ जाती है तो दिल चाहता है कि कोई गरमा-गरम सूप हो, मज़े-मज़े की चीज़ें हों। पोटैटो सूप हमारे घर में बड़ा ही फ़ेमस हुआ। मैंने कहा कि चलो इसको बना लें क्योंकि इसमें मेहनत बहुत कम लगती है। करना कुछ नहीं होता, जो भी सब्ज़ियाँ आपके पास हैं आप डाल सकते हैं। मैं मोस्टली गाजर और आलू ये 2 चीज़ें डालती हूँ। नमक, काली मिर्च डालें, साथ में आप चाहें तो एक चिकन का क्यूब डाल दें, मैंने चिकन पाउडर डाल दिया है। टमाटर भी डाले जा सकते हैं इसमें 2-3, लेकिन मैं टोमेटो पेस्ट से ही काम चला लेती हूँ। इसको ब्लेंड करने के लिए हैंड ब्लेंडर भी यूज़ हो सकता है, नॉर्मल हमारा जग वाला ब्लेंडर भी काम करेगा और तो और जिसमें हम स्मूदी बनाते हैं वो न्यूट्री बुलेट भी काम करेगी। बस मकसद ये है कि अच्छा सा सूप का क्रीमी सा टेक्सचर हो जाए। और इस दफ़ा जब मैंने सूप बनाया तो मैंने इसके अंदर थोड़े से बॉइल्ड चने भी डाल दिए। ऐसे ही डाल दिए बस शौकिया तौर पे, आखिर हम कॉर्न सूप में भी तो कॉर्न डालते हैं ना। थोड़ा सा धनिया डाला, थोड़ा सा ओरिगैनो डाला, कोई और हर्ब्स डालना चाहते हैं तो ज़रूर डाल दें। यकीन करें इतना मज़े का सूप तैयार होता है, दिल खुश हो जाता है। सावर क्रीम मैंने किसी रेसिपी में यूज़ की थी और एक दफ़ा पहले मैंने सूप के ऊपर डाल के सर्व भी की थी, तो काफ़ी लोग पूछ रहे थे कौन सा ब्रांड है। तो ये ब्रांड है और ये कॉस्को से मिलता है, ये हलाल है। और इसके टेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो आप समझें ये क्रीम है जिसका जायका मोर और लेस दही जैसा होता है। ठीक है, आसान है ना? तो सावर क्रीम जो है वो बड़ी अच्छी लगती है सूप के ऊपर। और ये थोड़े से वो पेपर कबाब, शीट कबाब, डोनर कबाब वो जो हमने बेक किए थे, वो पड़े हुए थे, उनके साथ मैंने सैंडविच बनाया और सूप के साथ सर्व किया। और आप यकीन करें ये इतना फिलिंग था कि सारे बच्चों ने लंच में यही खाया, मैंने खुद यही खाया और अल्हम्दुलिल्लाह हमें ऐसा लग रहा था कि हमें तो डिनर की अब ज़रूरत है ही नहीं। ऐसे खाने बहुत अच्छे होते हैं जो कि आसान भी हों और मज़ेदार भी। क्या ख़्याल है? हमारे पास यहाँ पे स्नो डे था, लॉन्ग वीकेंड था, तो ज़ाहिर है बच्चे घर में थे तो नित नई फ़रमाइशें भी चल रही थी। तो हमने नाश्ते में जो है वो बड़े बड़े एडवेंचर किए। किसी ने नाश्ते में टूना सैंडविच खाया और मेरे जैसे पुराने फ़ैशन के लोगों ने करेले खाए। यकीन माने हैरत होती है मुझे कि कोई ऐसा भी टाइम आ सकता था मेरे ऊपर कि मैं सुबह नाश्ते में करेले खाऊँ और खुश भी हो जाऊँ, है ना? वक़्त के साथ-साथ इंसान कैसे तब्दील होता है। पर करेले थे बहुत मज़ेदार, अल्हम्दुलिल्लाह। आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि किसी को उँगली पकड़ाओ तो वो आके गला पकड़ लेता है ना? बस हमारे घर में भी ऐसे ही है। एक दफ़ा मैंने पोटैटो सूप बना के क्या दे दिया कि ब्रेड आई हुई है। उसके बाद तो ब्रेड का इतना बड़ा थैला लाके मेरे सर पे रख दिया गया कि अब इसके साथ अम्मा को सूप बनाना ही पड़ेगा। तो इस दफ़ा मैंने सोचा कि मैं बनाती हूँ चिकन कॉर्न सूप और वो ही शॉर्टकट वाला चिकन कॉर्न सूप है, चिकन बोनलेस और एक पूरा कैन कॉर्न का। इसको मैंने प्रेशर कुक कर लिया था तकरीबन 8 मिनट के लिए। उसके बाद आप इसमें अपने हिसाब से फ्लेवरिंग एडजस्ट कर सकते हैं। नमक, काली मिर्चें और थोड़ा-सा सिरका ही डालती हूँ मैं, मज़ीद कुछ नहीं डालती हूँ। कॉर्नफ्लावर की स्लरी बनाएँ, इससे गाढ़ा कर लीजिए, एंड में अंडे डाल दीजिए। आपका सूप झटपट तैयार हो जाता है। और अगर आप शौकीन हैं तो आप कैबेज और वेजिटेबल्स भी इसमें डाल के प्रेशर कुक कर सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर आप सोया सॉस, थोड़ा-सा केचअप, थोड़े से और सॉसेस डाल के इसको चखते रहें साथ-साथ, तो आप बड़े मज़ेदार किस्म का जो है वो हॉट एंड सार सूप भी बना सकते हैं। कोई मुश्किल बात नहीं है, बस आपको पसंद आना चाहिए पीने में, सूप आपके हाथ का गेम है। और बड़े दिनों से इस मसाले की तारीफ़ हो रही थी कि बड़ा अच्छा मसाला है। हमारे मियाँ साहब स्पेशली ढूँढ के लेकर आए और हमने इतनी मज़ेदार मीठी-मीठी मौसमियों के ऊपर इसको डाला और खाया। इतना खट्टा था, एक अजीब किस्म की खटास थी इसके अंदर। मैंने अपने मियाँ से कहा, अरे भाई, जिसने भी इसका फ़ीडबैक दिया है ना वो कोई ज़्यादा अच्छा फ़ीडबैक था नहीं, क्योंकि इसके अंदर फ़ॉर श्योर सिट्रिक एसिड है, जो जा के मुँह में लग रहा है। और फिर बाद में हमने इसके इंग्रीडिएंट्स पढ़े तो वाक़ई उसमें सिट्रिक एसिड बहुत ज़्यादा था। तो बहरहाल मुझे अब याद नहीं है कि किसने ये रिकमेंड किया था, लेकिन हमें इतना पसंद नहीं आया।
आप लोग बताइए कि आप में से अगर कोई इसको इस्तेमाल करता है तो कौन-सी ख़ास रेसिपी में इसका इस्तेमाल होता है? मैं अब इतनी बड़ी बोतल को ज़ाया तो नहीं करना चाहती, तो अब आपने मुझे बताना है कि इसको मैं कहाँ यूज़ कर सकती हूँ। और जनाब आज की रेसिपी स्पेशली उन लोगों के लिए है जिन्हें एगलेस बेकिंग करनी है, और थोड़ी-सी मैं चीज़ें पहले से एक्सप्लेन कर दूँ। ये ब्लूबेरीज़ हैं, फ्रीज़ की हुई थी। इसमें 1 टीस्पून मैदा डाल के मैंने इन्हें दोबारा फ्रीज़र में रख दिया है। 1 लेमन है, उसका ज़ेस्ट हमने निकाल लिया, यानी कि सिर्फ़ पीला हिस्सा, सफ़ेद हिस्सा नहीं उतारना। और लेमन जूस भी चाहिए तो मैंने निकाल के एक साइड में रखा हुआ है। उसके अलावा 1 सेब है जिसे हम कद्दूकश करेंगे बाद में। अभी से कर लेंगे तो ज़ाहिर है उसका कलर चेंज हो जाएगा। यहाँ पे दूध है, दही है, ऑयल है, चीनी है और है मैदा, ऑल पर्पस फ्लावर। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास है वनीला एसेंस, नमक, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर और पॉपी सीड्स यानी कि खसखस, वो भी ब्लू वाली। अच्छा, हमारे जो बच्चे हैं ना, वो मजाक उड़ाते हैं क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं। हमारे अड़ोस पड़ोस में तो भाई पोपी रहते थे, कभी पोपी बाजी रहती थी, कभी पोपी भाई रहते थे। तो मैं अगर पॉपी सीड्स को पोपी कह दूं तो मेरे बच्चे मुंह खोल के मुझे देखते हैं, कहते हैं अम्मा ऐसे नहीं कहते हैं। तो मैंने बतौर ख़ास इस लफ्ज़ पे ज़ोर इसीलिए दिया है कि भाई मेरा प्रोनंसिएशन ना ख़राब हो जाए। लेकिन उर्दू में ऐसे खशखश कहते हैं, जो कि हमें वाइट कलर में भी मिलती है और ब्लू में भी मिलती है, और यहाँ पे हम ब्लू यूज़ करेंगे। इतनी तकरीर के बीच में मैं एक स्टेप मिस कर गई कि हमने एप्पल को कद्दूकश करके उसमें लेमन जूस डाल के रख दिया। ठीक है, ताकि उसको बहुत जल्दी ऑक्सीडाइजेशन ना हो। और यहाँ पे सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम मिला रहे हैं, और बस मैदा है और जो भी ड्राई चीज़ें हैं वो सब की सब एक साथ करके मिक्स 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 कर लें। चूँकि इसमें अंडे नहीं डालने हैं तो बहुत ज़्यादा आपके लिए काम है ही नहीं। अंडों को, चीनी को, तेल को पहले से बीट करने की ज़रूरत ही नहीं है। बहुत आराम से जो है वो आपका बेकिंग हो जाएगा। अवन को आपने प्री हीट करके रखना है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड सवाल आप लोग मुझसे पूछते हैं कि गैस का अवन हो तो क्या करें, तो फ़ैन ऑन करना है या नहीं करना। तो देखिए, मेरे पास इलेक्ट्रिक अवन है, मैं उसके हिसाब से रेसिपी बताती हूँ। लेकिन मैं आज डिस्क्रिप्शन में एगलेस वनीला केक, चॉकलेट केक और इस तरह के फ्रूटी टाइप के 1-2 केक्स की कोशिश करूँगी रेसिपीज़ डाल दूँ, ताकि जो भी ये व्लॉग देखे उसे एक ही दफ़ा में एगलेस 2-3 रेसिपीज़ मिल जाएँ। अब मैं ये नहीं कर सकती कि हर व्लॉग में जो है वो एक एगलेस केक आपको बना के बताऊँ और फिर आप लोग ढूँढते ही रहें कि किस व्लॉग में बताया था, किस व्लॉग में बनाया था। तो होपफुली आपको इससे आसानी होगी। तो बस जी, ड्राई इंग्रेडिएंट्स में आपने वेट इंग्रेडिएंट्स डाल दिए हैं और इसको एक दफ़ा मशीन चलाएंगे तो स्मूथ हो जाएगा। फिर आपने हल्के हाथों से इसको फ़ोल्ड करना है। ठीक है। अच्छा, ब्लूबेरीज़ को फ़ोल्ड किया है, उसके बाद हम इसमें एप्पल फ़ोल्ड करेंगे। एप्पल के अंदर लेमन है, हमारे केक के अंदर बेकिंग सोडा है। फटाफट एक रिएक्शन सा होता है, इसलिए इस बैटर को बना के आपने कहीं चले नहीं जाना। ठीक है, अपना पैन तैयार रखें, अपना अवन प्री हीटेड रखें। फटाफट इसको आपने पैन में डालना है और अवन के अंदर। ठीक हो गया। इसको आप चाहें तो नॉर्मल केक पैन में भी बना सकते हैं, लेकिन लोफ टिन में बनाएंगे तो अच्छा बनता है, देखने में भी मज़ेदार लगता है। और तकरीबन क्योंकि इसके अंदर फल हैं तो ये 40 मिनट में बनेगा, लेकिन मैंने 30 मिनट का अलार्म लगाया है। 30 मिनट के बाद मैं इसको चेक करूँगी। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लेमन जूस डाला है पाउडर शुगर में। इसको अच्छी तरह से मिक्स 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 करेंगे। आप चाहें तो बिल्कुल पतला कर लीजिए, तो वो केक के अंदर अब्जॉर्ब हो जाएगा। लेकिन मुझे केक के ऊपर हल्की सी वाइट कलर की एक तह चाहिए चीनी की, तो मैं इसको बहुत ज़्यादा रनी नहीं करूँगी। सही हो गया। मेरे ख़्याल में यहाँ तक तो सारा प्रोसीजर क्लियर होना चाहिए। पूरे 40 मिनट के बाद मेरा केक बाहर निकला है, और अगर आपको लग रहा हो कि आपका केक बहुत डार्क हो रहा है ऊपर से, तो 30 मिनट में आप इसे ऊपर से लूज़ली कवर कर सकते हैं फ़ॉइल की मदद से। सही है। केक मुकम्मल तौर पे ठंडा हो जाएगा तो आप इसके ऊपर ग्लेज़ लगा देंगे, ग्लेज़ को स्प्रेड कर देंगे। मैंने बहुत ज़्यादा मोटा ग्लेज़ नहीं बनाया है, लेकिन आप 1 डेढ़ कप चीनी के साथ भी बना सकते हैं। इससे एक मोटी सी वाइट कलर की लेयर ऊपर बन जाएगी और देखने में भी अच्छी लगेगी। थोड़ी सी खशखश आप ऊपर से छिड़क सकते हैं अगर आपको देखने में अच्छी लगती है। किसी न किसी पत्ते से, लेमन से आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। तो डेकोरेशन में आपको पता है मैं थोड़ी-सी हल्की हूँ, तो आप लोग अपनी क्रिएटिविटी इस्तेमाल करें और जैसे चाहें अपने केक को सजाएँ। यहाँ मैं वो कर रही हूँ जो मैं आपको करने से हमेशा मना करती हूँ। गरम केक को ग्लेज़ नहीं करना है, गरम केक को काटना नहीं है, और
इसको नेक्स्ट डे खाना है, ये बहुत बेहतरीन होता है अगले दिन। लेकिन चूँकि मैंने आपको दिखाना था तो मैंने खोल दिया, इसको काट लिया। माशाल्लाह बहुत अच्छा बना था। हमने उसको ठंडा होने के लिए छोड़ा और मैं अमरूद के ऊपर खूब सारा चाट मसाला डाल के बैठ गई हूँ खाने के लिए। दुनिया का कोई केक, कोई कोरमा, बिरयानी, निहारी चटपटे अमरूद का मुकाबला नहीं कर सकती। बताइए कौन-कौन इस बात में मेरे साथ मुत्तफ़िक है? काश ये अमरूद कच्चा भी होता, डबल मज़ा आ जाता। वैसे जिस तरह का मौसम है उसमें बाहर तो बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए, लेकिन मुश्किल ये है कि अगर आपको कोई ना कोई काम है और कोई चीज़ ज़रूरी है तो मौसम जैसा भी हो आपको बाहर जाना ही पड़ता है। इसी तरह से हमारा हाल है। तो हमारी बेटी साहिबा की ट्रेनिंग है और ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए उनको दूसरे शहर जाना है। तो अब पूरा का पूरा ख़ानदान उनको छोड़ने के लिए जा रहा है और यहाँ पे आप ज़रा सड़क की हालत देख सकते हैं कि क्या है। और बिल्कुल घुप अंधेरा हो चुका था, हालांकि अभी आपके 5 भी नहीं बजे थे, क्योंकि मौसम इतना ख़तरनाक था और रास्ता भी आप देख सकते हैं। अच्छा, कनाडा में ना मुझे सबसे बुरी जो चीज़ लगी थी आने के बाद वो ये कि ट्रक बीच सड़क में चलते हैं और फुल स्पीड में चलते हैं। दुबई में ऐसा नहीं होता। जो लोग दुबई में रहते हैं और अबू धाबी, दुबई मतलब हाईवेज से ट्रैवल करते हैं, उन्होंने देखा होगा कि शहर के अंदर तो ट्रक अलाउड है ही नहीं। और जो शहर के बाहर की हाईवेज़ हैं उसमें भी वो राइट लेन में बहुत स्लो स्पीड पे लाइन लगा के चलते हैं। कनाडा में मुझे ट्रकों की ये जो रेसिंग है ना, इससे बहुत घबराहट होती है और मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। पता नहीं अब आप लोगों की इस बारे में क्या राय है? और जी हम पहुंच गए हैं जहां हमने उन्हें ड्रॉप करना था और आप देख सकते हैं कि सारे दरख्तों पे पानी किस तरह से जम गया है। ऐसा लग रहा है कि एक-एक दरख्त जो है वो शीशे का बन गया है। देखने में ये बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन साथ में ये भी सोचें कि फ़र्श भी ऐसे ही शीशे के बन जाते हैं और फिर मेरे जैसे लोग उसके ऊपर बस फिसलते फिरते हैं। तो यहाँ पे बेचारा डस्टबिन भी सिंगार करके बैठा हुआ था, बर्फ़ ने उसको झूमर-शूमर पहना दिए थे। तो मैं यहाँ पर वेट कर रही थी कि कब हमारा चेक इन होता है तो हम फिर अंदर जाते हैं। सुबहान अल्लाह, अल्लाह की शान है। मैं कहती हूँ बच्चे किस तरह से सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं। उनको स्कार्फ़ पकड़ाया गया कि आपा का स्कार्फ़ है ज़मीन पे ना लगे, तो उन्होंने इस कदर एहतियात से गोदी में पकड़ा हुआ है कि बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी उनको दे दी गई है और उन्हें बहुत ही एहसन तरीके से इसको सरअंजाम देना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों पे ट्रस्ट करना चाहिए, बच्चों को छोटे-छोटे से काम ज़रूर करवाने चाहिए, यकीन करें उनसे उनका कॉन्फिडेंस भी बहाल होता है और ज़ाहिर है वो इंडिपेंडेंट भी होते हैं। हर वक़्त तो आप उनके साथ नहीं रहने वाले ना। अक्सर आप लोग देखते हैं कि परिंदे किस तरह से घोंसले से धक्का मार देते हैं अपने बच्चे को ताकि वो उड़ना सीख सके। इसी तरह से जो है हम लोग हैं जो अपने बच्चों को ढाई 3 साल की उम्र में स्कूलों में भेज देते हैं और इसी तरह से बच्चे जो हैं वो इंडिपेंडेंट होना सीखते हैं। ज़ाहिर है वो 5-6 घंटे वो आपके हाथ में नहीं होते। वो डिफरेंट लोगों के साथ होते हैं, डिफरेंट चीज़ें सीख रहे होते हैं, नया एक्सपोज़र होता है। और जो माएँ काम करती हैं वो किस तरह से छोटे-छोटे बच्चे घरों को छोड़ के अपनी-अपनी जॉब्स पे जाती हैं। तो ये सब चीज़ें ज़ाहिर है आपकी इंडिपेंडेंस की तरफ फर्स्ट कदम होता है। मुश्किल तो होता है लेकिन इसी तरह से सीखते हैं। जब हम पाकिस्तान में थे, बल्कि अब तो मुझे लगता है बहुत पुरानी बात मैं करने लग जाती हूँ। हमारी अम्मा तो कहती थी भई मोहल्ले के स्कूल में ही बच्चे पढ़ें, सामने जाते हुए नज़र आएँ, आते हुए नज़र आएँ। दूर-दराज़ के इलाकों में भेजने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। लेकिन यहाँ पे इस तरह से नहीं है। अब तो जी आपका बच्चे का जहाँ एडमिशन होगा उसे वहीं जाना पड़ेगा, वहीं रहना पड़ेगा। इसी तरह से जहाँ पे उसकी जॉब होगी वहीं उसे ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। तो जहाँ आपको आपकी रोज़ी-रोटी, पढ़ाई ले जाएगी, आपको वहाँ जाना ही पड़ेगा। तो मेरा ख़्याल है कि हम भी तो हैं ना, किसी की बेटियाँ हैं और हम भी तो अपने माँ-बाप के साथ नहीं हैं। तो हम भी कहीं न कहीं, किसी न किसी तरह से इंडिपेंडेंट तो हो ही गईं। क्या ख़्याल है?
यहाँ पे किचन की तलाशी ली जा रही है कि क्या कुछ अवेलेबल है। वैसे तो मैंने इसको डिस्पोजेबल बर्तन दिए थे क्योंकि हमारे बच्चे कंफर्टेबल नहीं होते होटल की चीज़ें इस्तेमाल करने में, बर्तन वगैरह स्पेशली। फ्रिज फुल साइज़ अवेलेबल था, छोटा सा किचनेट बना हुआ है, थोड़ा सा चूल्हा भी है मुन्ना सा प्यारा सा, जिसमें उन्होंने फॉर श्योर कुछ नहीं पकाना। तो मैं थोड़ा सा खाना पका के साथ ले गई थी और मैं ये सोच रही थी क्योंकि हमारी अम्मी लाहौर कराची का बहुत ट्रैवल करती थी, तो हमें आइडिया है कि पैकिंग में क्या कुछ करना होता है, या फिर मैंने दुबई और कराची के बहुत चक्कर लगाए हैं तो मुझे पता होता था कि कैसे पैक करना है। लेकिन किसी आदमी के लिए अगर पहला ट्रिप हो घर से बाहर निकलने का, तो उसको कैसे आइडिया होता है कि उसने क्या पैक करके लेके जाना है। तो मैं यही सोच रही थी कि देखें, आपके पास खाना होना चाहिए, बर्तन होने चाहिए, दवाइयाँ होनी चाहिए, कोई ख़ास किस्म की चाय आप पीते हैं तो उसके टी बैग आपके साथ होने चाहिए, ये जौहर जोशानदा हाथ में लगाने का सैनिप्लास्ट, खांसी की दवाई तो बुखार की दवाई तो नज़ले की दवाई, उसके अलावा थोड़ा बहुत मीठा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ही हम पैक करके ले गए। जैसे ही मैंने देखा कि कमरे में इस्त्री पड़ी हुई है तो मैंने सोचा कि ले आओ, तुम्हारे कुछ कपड़े मैं इस्त्री करके टांग दूं। हालांकि हम घर से स्टीम आयरन करके लेकर आए थे कपड़े, लेकिन मुझे पता था पैक होने के बाद ऐसा ही होता है कि कपड़ों पर रिंकल्स आ जाते हैं। और एज़ यूजुअल एक नॉर्मल माँ की तरह मैं उस पर ट्रस्ट नहीं करी थी, उससे ज़्यादा मैं इस इस्त्री पे ट्रस्ट नहीं करी थी जो बिल्कुल नई थी। मैंने कहा भाई, आपके ऑफिस जाने के कपड़े जो है ना वो जल जला जाएंगे, लाओ मैं इस्त्री करूं। और वाकई ये इस्त्री इतनी तेज़ थी कि मुझे इसके ऊपर एक पिलो केस रख के फिर इस्त्री करनी पड़ी। मैं उसे कह रही थी कि अगर मैं ना होती ना तो ये पैंट फॉर श्योर जलती ही जलती। तो देखें, आखिर ये सब बातें तजुर्बे से ही आती हैं ना, और ये तजुर्बे माओं को ही होते हैं। सही कह रही हूँ ना। तो प्लान ये है कि इनके साथ इनके भाई साहब रहेंगे, जो इनके पास आए तो लेकर आए इनके लिए गिफ्ट जो कि इन्हें बचपन से चाहिए था। तो हम कहते थे यार तुम्हारे पास अब फ़ोन है, फ़ोन से इतनी अच्छी तस्वीरें खींची जाती हैं, मगर इसको ये वाले कैमरे का बहुत शौक था। तो भाई साहब इनकी पहली जॉब और पहली ट्रेनिंग की खुशी में इनके लिए गिफ्ट लेकर आए, जिसमें से तस्वीर निकलती है। तो हुसैन साहब बने हमारे मॉडल, जो कि बहुत ही एक्साइटेड भी थे, ज़ाहिर है उनको तो लग रहा था कि वो खुद रहने वाले हैं यहाँ पे। अब किसी वीकेंड पे शायद मैं इनके पास रहने के लिए आ जाऊंगी, तो मैं इर्द गिर्द के इलाके का जायज़ा ले रही थी और दूर दूर तक कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक आइकिया है जो सामने नज़र आ रहा है। तो अगर मैं इधर रहने आई तो शायद सिर्फ आइकिया का ही चक्कर लगा पाऊंगी। बाकी यहाँ पे हमने खाना ऑर्डर किया, जो हम पका के लाए थे वो तो हमने फ्रिज में रख दिया। और खाने की हमने वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि हम बातें कर रहे थे और बहुत सारी हिदायतें दे रहे थे कि कैसे रहना है, क्या करना है। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हम वापस अपने घर की तरफ रवां दवां हैं। हम लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हम मुल्क से बाहर जाएंगे और अकेले रहेंगे, या बच्चे कहीं बाहर अकेले जाएंगे, तभी उन्हें कुछ ऐसे काम करने की ज़रूरत पड़ेगी जो कि पाकिस्तान में ख़वातीन करती हैं या हाउस हेल्प करती हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, रिसेंटली मैंने एक दो ऐसे इंसिडेंट देखे हैं जिसमें घर की औरत इतनी बीमार हो गई, इतनी परेशान हुई, और कोई हाउस हेल्प अवेलेबल नहीं थी, और घर के जो आदमी हैं या बच्चे हैं उन्हें काम करने की आदत ही नहीं है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप या आपके बच्चे कहीं मुल्क से बाहर आके ही कुछ सीखेंगे। चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, उसको बेसिक लाइफ स्किल्स आनी चाहिए, उसको बाथरूम धोने पता हो, उसका बाथरूम है उसे धोना आना चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है। अपना बिस्तर बनाना, बटन टाँकना, अपने लिए छोटा मोटा खाना पका लेना, इस्त्री कर लेना, कपड़े फ़ोल्ड करके रखना, ये सब लाइफ स्किल्स हैं जो कि आजकल बहुत सारे बच्चों को नहीं आती। और इसका कसूर सिर्फ़ और सिर्फ़ हम घर को देंगे, घर की ट्रेनिंग को देंगे। आपको चाहिए कि आप अपने बच्चों को हर चीज़ सिखाएँ, अपने भाई-बहनों को हर चीज़ सिखाएँ। अल्लाह ताला करे कि बहुत आसानियाँ हों, बहुत खुशियाँ हों, कभी कोई तकलीफ़ और मुश्किल किसी को देखनी ना पड़े। लेकिन ये दुनिया बहरहाल टेस्ट है। तो अल्लाह ताला मुझे और आपको ढेरों ढेर आसानियाँ दें, और हमारे बच्चे जहाँ मर्ज़ी रहें, दीन, ईमान, सेहत और सलामती के साथ रहें और अल्लाह ताला की हिफाज़त में रहें। खुश रहिए, आबाद रहिए, फिर मिलेंगे एक नए मज़ेदार से व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।